हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का ये सेशन आपके लिए लाइव डेमो सेशन होने वाला, जिसमें आपको मैं कंप्लीट लास्ट स्टेप तक समझाने वाला हूं डेमो के साथ कि आपको आईआईटी जेईई काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जो भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनको ये आईआईटी जेईई काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी है, जिसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स और चॉइस फिलिंग आपको सबमिट करनी है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ हम जानने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक, कि ये एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल कैसे फिलअप करनी है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है उनको क्या करना होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके साथ चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे फिल करना है, इसका क्या वैल्यू रहने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, आपका ये जो आईआईटी जेईई काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म है, इसका आपका रजिस्ट्रेशन फीस है 750, चाहे कैटेगरी कोई भी हो, सभी के लिए 750 रुपीज आपका फीस लगने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट में हर स्टेप पे लाइव डेमो के साथ आपको समझाने वाला हूं कि आपको एडमिशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल कैसे फिलअप करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे आपको ऐड करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है, अवेलेबल नहीं है तो उसका क्या सोल्यूशन है, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसके साथ ही चॉइस फिलिंग कैसे आपको सबमिट करनी है, कैसे उसको रीअरेंज करना है, लास्ट फाइनल स्टेप तक आपको मैं डेमो वीडियो के साथ स्टूडेंट आपको समझाने वाला हूं। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, लगभग मिड नाइट है, अभी 1 बज रहा है। उस टाइम स्टूडेंट आपके लिए मैं सेशन तैयार कर रहा हूं, डेडिकेटेड वर्क स्टूडेंट्स हम आपके लिए करें तो एक लाइक तो बनता है, हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर कर देना ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई एडमिशन फॉर्म में गलती ना हो। और एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर कर दें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आईआईटी जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे स्टूडेंट्स आप आईआईटी जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इज ओपन नाउ, इस पे क्लिक कर दो। या आपको ऊपर देखो कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा जॉब्स 2024 कैंडिडेट पोर्टल, या तो उस कैंडिडेट पोर्टल पे क्लिक कर दो, या जो नीचे आपका अप्लाई फॉर जेम 2024 इसके नीचे जो मैसेज पॉपअप हो रहा है उस पे आप क्लिक कर दो, जहां पर आप चाहें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो आपने क्लिक कर दिया तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स आपका नया पेज ओपन होगा तो आपसे क्या ले रहे हैं, आईडी पासवर्ड ले रहे हैं और आपको नीचे ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। ठीक है, आपका जो भी आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और जैसे स्टूडेंट्स आप अपना आईडी पासवर्ड फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे ऊपर आएगा आपका वेलकम हो रहा है जेम की तरफ से, आपका नाम आएगा वेलकम के बाद, उसके बाद आपका नाम आएगा फिर से और आपका एनरोलमेंट आईडी आएगा। ये एनरोलमेंट आईडी को लेकर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर। तो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट आईडी होता है वो आपका इसमें दिखाई दे रहा होगा या फिर आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें भी है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपके पेपर कोड से स्टार्ट होता है। जैसे मैथ वालों का एमए से स्टार्ट होगा और जियोलॉजी वालों का जी से स्टार्ट होगा, फिजिक्स वालों का पीएच से स्टार्ट होगा और केमिस्ट्री वालों का सीवाई से स्टार्ट होगा। तो जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है ना उसमें आपको एनरोलमेंट आईडी फिलअप करनी है। तो वो कौन सी फिलअप करनी है, ये वाली आपको फिलअप करनी है स्टूडेंट्स। और डिक्लेरेशन फॉर्म सबको फिलअप करना है, जिसका मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूँ आगे। यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, सर कौन से, एक तो डाउनलोड स्कोर कार्ड का है और एक आपका एडमिशन फॉर्म फिलिंग का है। तो आपको क्या करना है, आपको एडमिशन फॉर्म फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से स्टूडेंट आपका काउंसलिंग का जो स्टेप है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी तक आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं, अब स्टार्ट होने वाला है। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पाएंगे ऊपर आपका एनरोलमेंट आईडी आ रहा है, उसके बाद आपका वापस वेलकम और आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन आ गया ना। ये जो प्रोसेस है वो किसका है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर आपका एडमिशन के लिए या काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने वाला है, जिसमें स्टूडेंट आपके 4 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। 4 स्टेप में ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। ध्यान से सुनिए, आप सिंपल और सरल शब्दों में आप सुनिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जो स्टेप देख रहे हैं पर्सनल डिटेल का है। दूसरा स्टेप है वो डॉक्यूमेंट्स का है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और एकेडमिक डिटेल आपको फिलअप करनी है आपकी ग्रेजुएशन की। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, वो है आपका प्रोग्राम चॉइस, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करना है, कैसे फिलअप करना है, सारा कंप्लीटली आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ आपको बताने वाला हूं। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारे साथ डील करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा जो सर दर्द है वो आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। और मेंबरशिप लेने के बाद स्टूडेंट्स आपका फाइनल एडमिशन तक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। एडमिशन फॉर्म से लेकर चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, सीट अलॉटमेंट है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग में कैसे क्या करना होगा, सारा कंप्लीट स्टूडेंट्स फाइनल एडमिशन तक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जब तक आपका फर्स्ट क्लास ना हो जाए। तो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें, पूरा प्रोसेस आप हमारे साथ डील करना चाहें, पूरा सपोर्ट आप हमारा लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिसका आपको जो डिटेल है
सब्सक्रिप्शन का हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, या इसके रिगार्डिंग हमारी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर और वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे जो अगला स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, वो डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको जो टर्म्स और कंडीशन होती है बेसिकली जेम की काउंसलिंग की, वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी होती है और फाइनल आपको सबमिट कर देना होता है। ये आपका लास्ट स्टेप होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं पर्सनल डिटेल में। तो पर्सनल डिटेल में आपका पहला पेज जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा पर्सनल डिटेल का, जिसमें सिंपल स्टूडेंट्स आपका एनरोलमेंट आईडी होगा, नेम होगा। नेम में आप चेक लेना आपका किसी प्रकार का कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो ना है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है आपके नाम में या आपके पेरेंट्स के नाम में, तो उसके रिगार्डिंग आपको एफिडेविट बनाना होगा। कैसे बनाना होगा उसका भी हम वीडियो या सेशन बना देंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, और आप साइड में देख पाएंगे आपका फोटो और साइन आएगा जो आपने जेएम एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया था। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने जो अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी आएगी। अगर आपका जनरल है तो जनरल आएगा, अगर आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी है तो वो आ जाएगा जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको यस कर देना है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो आपको नो कर देना है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सिलेक्ट ब्लड ग्रुप कर लेना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। अगर आपको अभी पता नहीं तो एक बार आप इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका ए बी प्लस जो भी है। और नेशनलिटी आपका वही रहेगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जब सबमिट की थी शुरू में। तो सब लगभग सभी 99% स्टूडेंट इंडियन ही है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट दैट यू विल अपलोड टू सपोर्ट योर इंडियन नेशनलिटी। आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपकी नेशनलिटी को प्रूव करा हो। कौन सा सर्टिफिकेट? जो आपकी नेशनलिटी को प्रूव करा हो, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। पासपोर्ट है अगर है आपके पास तो उसका आपको फर्स्ट पेज का फोटो अपलोड कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोनों साइड से आपको अपलोड करना होगा, आपका फ्रंट और बैक दोनों। ठीक है। और वोटर आईडी है तो आपका सिंपली दोनों साइड से आप अपलोड कर देना। ठीक है। और मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ, सबके पास मिल जाता है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड इसको सिलेक्ट कर लिया, जिसको आगे हमें क्या करना है, अपलोड भी करना है। जिसको क्या करना है, हमें आगे अपलोड भी करना है। उसके बाद आपका एड्रेस का कॉलम आता है। एड्रेस तो लगभग सबका पहले से ही आपका आ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहो तो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। बाकी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एडमिशन में। ठीक है। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और कंट्री आपका इंडियन आएगा, इंडिया आ जाएगा। और अदर कंट्री आपका नेपाल या बांग्लादेश है। कुछ स्टूडेंट है मेरे आउट ऑफ इंडिया से, तो वो अपना जो है अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और क्वालिफाइड डिग्री को लेकर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं। आपका जो भी डिग्री है ना, क्वालिफाइड डिग्री आपका बीएससी है, बीटेक है, बीए है, बीसीए है, आप बी फार्मा है, एमबीबीएस है, या बीएस है। बहुत सारे स्टूडेंट का बीएस भी होता है। तो जो भी आपका डिग्री है वो आप सिलेक्ट कर लो। जिनका बीएससी ऑनर्स है ना, उनको भी बीएससी सिलेक्ट करना है, उनको भी क्या करना है, सिलेक्ट बीएससी करना है। अब जिनका ऑनर्स है उनको क्या कर देना है, अपना डिसिप्लिन में आपका अगर ऑनर्स फिजिक्स में है तो फिजिक्स कर लो, अगर इकोनॉमिक्स है या जियोलॉजी या स्टैटिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो अपना डिसिप्लिन चूज कर लो। अगर किसी स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, या फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है उनका सिंपली आप नाम लिख सकते हैं। डिसिप्लिन से आपके एडमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट पीके सर के होते हुए आप यार इतना तनाव, इतना पैनिक मत हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो आप काउंसलिंग को लेकर यार। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वालिफाई एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में आपको बताना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पास कर देना है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है या आपके बैक है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर अवेटेड कर देना है। अवेटेड करोगे तो ये जो नीचे ऑप्शन है ना, पासिंग ईयर का और ग्रेजुएशन के परसेंटेज का, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर आप पास कर देंगे तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेक्ट ईयर चूज कर लेना है। अगर आपने जिस भी ईयर में आपने क्वालिफाई की है, 2023 में, 24 में, 21 में, या अभी आपका रिजल्ट आ चुका है 24 का, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अवेटेड करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर पासिंग ईयर वाला ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है कंसोलिडेटेड मार्कशीट। इसको लेकर तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सर ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होती है। बहुत सारे एजुकेटर हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी पता नहीं होता इसके रिगार्डिंग, जो अच्छे यूनिवर्सिटीज में एज ए टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं। कंसोलिडेटेड मार्कशीट वो होती है जो केवल एक ही मार्कशीट मिलती है डिग्री का, पूरे डिग्री का केवल एक ही मार्कशीट मिलता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट नहीं मिलता है। केवल आपका डिग्री कंप्लीट होने पर एक ही मार्कशीट मिलता है, जिसमें आपके सारे सेमेस्टर या सारे ईयर के पेपर का रिकॉर्ड वहां पर अवेलेबल होता है। उसको कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, तो डीयू है उसके लगभग ग्रेजुएशन के जो कोर्स हैं उनमें क्या मिलता है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही मिलता है। यानी कि पूरे सेमेस्टर या पूरे ईयर का रिकॉर्ड है वो एक ही मार्कशीट में अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट। या इग्न्यू वाले जो स्टूडेंट है, इग्न्यू वाले
इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट, उनको भी क्या मिलता है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही मिलता है, एक ही मार्कशीट मिलता है। तो अगर आपके पास एक ही मार्कशीट है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, तो आपको यस कर देना है। क्या कर देना है, आपको यस कर देना है। अगर आपके पास अलग अलग मार्कशीट है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या सेमेस्टर वाइज, तो आपको नो कर देना है। जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट वालों को क्या करना होगा, जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होती है ना, तो तीनों जगह आपको वही मार्कशीट अपलोड करनी है जो कंसोलिडेटेड है। ये ध्यान रखना होता है कंसोलिडेटेड मार्कशीट वाले स्टूडेंट को, जिसके रिगार्डिंग मैं समझाऊंगा आगे। अब स्टूडेंट आपका आगे ऑप्शन आ जाता है, अपलोड द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर इंडियन नेशनलिटी। इंडियन नेशनलिटी, अब वो जो आपने डॉक्यूमेंट चूज किया था ना ऊपर, वो वाला आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपने आधार कार्ड चूज किया तो आधार कार्ड आपको दोनों साइड से आपको एक ही पीडीएफ में मर्ज करके आपको अपलोड कर देना है। और ध्यान रखना इन डॉक्यूमेंट की एमबी जो है वो 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 MB के विदिन ही आपका होना चाहिए। अगर अंडर 1000 KB में है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने पासपोर्ट चूज किया तो पासपोर्ट का आपको फ्रंट पेज का आपको फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, पीडीएफ आपको अपलोड कर देनी है उसके बनाकर, ठीक है। इस स्टूडेंट ने अपना ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आधार कार्ड, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया। तो जब आपका फाइल अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाएगा। और एक बार डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आप व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके देख भी लेना, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वाकई में वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। कहीं कई बार क्या होता है कि दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। तो एक बार अच्छे से आप देख लेना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका जो डेट है वो 24 अप्रैल है, आपके पास 2 हफ्ते का समय है, आप आराम से डॉक्यूमेंट को फिल कर सकते हैं अच्छे से। कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको अरेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो पहले डॉक्यूमेंट या पहले काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट करेगा उसको पहले सीट मिलेगी, ऐसा नहीं है, रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, ठीक है। और कमेंट करते जाओ आप, कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है कमेंट करते जाओ स्टूडेंट्स आप, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, जो भी आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और आपने पर्सनल डिटेल में आपने देख लिया, अगर कोई करेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आपका मैक्सिमम जो डिटेल है वो ऑलरेडी वही आता है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया है। इसके बाद आपको ये वाला अच्छे से जांचने के बाद, अच्छे से चेक करने के बाद आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है स्टूडेंट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या करना है। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड 10th एसएससी मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो इसको लेकर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें 10th वाले में क्या अपलोड करना है। तो स्टूडेंट्स आप ये अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलता है तो आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। क्या करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसपे आपका डीओबी लिखा हो। और अगर आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही मिलता है एक ही पेज में, जैसे आपका राजस्थान बोर्ड है तो उसमें क्या होता है, एक ही मार्कशीट मिलता है जिसमें आपका मार्कशीट भी होता है और कम आपका सर्टिफिकेट भी होता है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, वो एक जो मिलता है वही आपको अपलोड कर देना है और उसको चेक कर लेना। उसके बाद 12th का सर मार्कशीट अपलोड करना है या सर्टिफिकेट, तो आपको 12th का क्या करना है, मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें आपके सब्जेक्ट लिखे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या आपका जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं वो आपके सब्जेक्ट लिखे होते हैं, वो मार्कशीट आपको अपलोड करना है स्टूडेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। हालांकि राजस्थान बोर्ड है जिनमें एक ही मार्कशीट मिलता है आजकल, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है स्टूडेंट, ठीक है, वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आएगा क्वालिफाइड डिग्री डॉक्यूमेंट। इसको लेकर भी स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट सरल शब्दों में आप जान लीजिए, अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री को अपलोड कर दो। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को अपलोड कर दो। डिग्री है तो डिग्री को कर दो, अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अपलोड कर दो। कई बच्चे क्या करते हैं, फाइनल का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, तो फाइनल का मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड नहीं करना है। फाइनल का मार्कशीट आपको 3rd ईयर में करना है, अगर आपका बीटेक है तो आपको 4th ईयर में करना है। फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है वो यहाँ पर नहीं करना है, या तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है या डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये प्रोविजनल डिग्री या डिग्री कहाँ से मिलेगा, ये आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, कॉन्टेक्ट कर लो आप अगर आपने लिया नहीं है तो। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा, सर हम तो फाइनल ईयर में, हमारे तो बैक है, हमारा रिजल्ट अवेटेड है, तो हमें तो ये मिला नहीं डिग्री और प्रोविजनल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अपना जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको फिलअप करके आपको अपलोड कर देना है। हालांकि डिक्लेरेशन फॉर्म आगे भी आपको अपलोड करना है और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका भी आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करना है। क्या करना है आपको, एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड कैसे करना है ये आपको मैं कंप्लीट लाइव डेमो के साथ समझाने वाला हूं। इससे पहले एक बार डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है ये भी मैं आपको समझाता हूं। इससे पहले मैं मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड के नीचे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है।
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर जिनका ईयरली मोड है तो उनको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड कर देना है, सेकंड ईयर का मार्कशीट अपलोड कर देना है, थर्ड ईयर का मार्कशीट अपलोड कर देना है। जिनका डिग्री 4 साल का है, जैसे जिनका बीएस रिसर्च है या बीटेक है या एमबीबीएस है, तो उनको फोर्थ ईयर का मार्कशीट भी अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स आपको यह ध्यान रखना है, अगर सेमेस्टर वाइज है तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, फर्स्ट मार्कशीट और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट दोनों को आपको कंबाइंड करके मर्ज करके आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट को क्या कर देना है, कंबाइंड करके आपको अपलोड कर देना है। और थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, फिफ्थ और सिक्स मार्कशीट को क्या कर देना है, एक पीडीएफ में मर्ज करके आपको अपलोड कर देना है। इनकी साइज है वो 4 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लियरली दे भी रखा है, इफ मार्कशीट आर अवेलेबल एज पर सेमेस्टर कंबाइन द मार्कशीट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर द पीडीएफ फाइल साइज शुड बी नॉट एग्जिस्ट 4 MB। तो ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे सेकंड ईयर है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ही लिख रखा है, तो ये बाई मिस्टेक उन्होंने लिख रखा है। सेकंड ईयर में आपको थर्ड फोर्थ का अपलोड करना है, और थर्ड ईयर में आपको फिफ्थ सिक्स का, और फोर्थ ईयर है आपके तो आपको 7 8 का आपको अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पर चेक लेना, आप यहाँ पर क्या कर लेना, इनको अपलोड करके चेक लेना कि सही डॉक्यूमेंट तो अपलोड हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो फाइनल लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका अपलोड फ्लैट डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसको लेकर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या सर ये सबको अपलोड करना है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सबको अपलोड करना है। ये केवल मिसिंग डॉक्यूमेंट के लिए नहीं होता है, जिनके डॉक्यूमेंट मिसिंग है उनको तो करना ही है। हालांकि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको अपने पेपर का नाम लिखना होगा, कोर्सेज का नाम लिखना होगा जो आपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किए हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये सैंपल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है, इसका डिटेल से डेमो वीडियो मैंने बना दिया है, वो अभी पब्लिश हो जाएगा कुछ ही देर में, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट। जैसा कि इसको कैसे फिलअप करना मैं आपको सिंपली बता दूं, पहले आपका नाम आ जाएगा, एनरोलमेंट आईडी आ जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था, उसके बाद आपका डिग्री का नाम आ जाएगा, बीएससी या बीएड या जो भी आपका डिग्री है, आपका एमबीबीएस बी फार्मा, वो डिग्री का नाम लिख दो सिंपली। उसके बाद आप ये कॉलम बने हुए हैं उनमें आपको क्या करना है, आपको अपने कोर्सेज के नाम लिखने हैं पेपर का। अगर सेमेस्टर है तो आपको सेमेस्टर वाइज लिखना है, अगर ईयरली है तो आपको ईयरली लिखना है। अगर आपके सेमेस्टर है तो आप ईयरली को कट कर दो और सेमेस्टर 1 लिख दो। आप सेमेस्टर 1 लिख दिया तो आपके सेमेस्टर 1 में क्या क्या पेपर है या क्या क्या सब्जेक्ट है वो आपको आगे कोर्स नेम में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, कोर्स नेम में लिखना है। अगर आपके अलग अलग मार्क शीट और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पूरे पेपर का एक ही जगह रिकॉर्ड होता है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो ऐसे में आप क्या लिख देंगे, मैथमेटिक्स लिख देंगे, केमिस्ट्री लिख देंगे, और आपका फिजिक्स है या जियोलॉजी है या बॉटनी है, जूलॉजी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिख देंगे। ठीक है, अब आपकी मार्कशीट में अगर पेपर कोड दे रखे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। अलग अलग मार्कशीट पे डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, कहीं आपका P1 P2 P3 होता है, कई जगह आपका CY1 PH1 MA1 ये होता है, और कई जगह एक अल्फाबेट में कोड होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर डिफेक्ट आएगा तो उसका फिर कोई सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपकी मार्कशीट में नहीं है तो आप एक बार इसको ब्लैंक रख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट पे पेपर कोड है, जैसे आपका फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 या पेपर 1 पेपर 2, तो वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की मार्कशीट भी ये होता है, उनके अलग अलग पेपर का नाम होता है, जैसे आपका मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 मैथमेटिक्स 3, या उनका केमिस्ट्री है या फिजिक्स है तो उनका पेपर का नाम रहेगा, जैसे ऑर्गेनिक 1 ऑर्गेनिक 2 या आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ये अलग अलग रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना, आपकी जो मार्कशीट में दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ज्यादा इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, और डेमो वीडियो मेरा देख लेना। अगर किसी के पेपर का नाम है अलग अलग दे रखा है, पेपर का नाम है तो अलग अलग दे रखा है, जैसे मान लो आपके मैथ वाले बच्चों की बात करूं तो जैसे आपका ओडी हो गया, पीडी हो गया, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है, तो वो आपको अगर इस तरीके से आपको दे रखा है तो इस तरीके से आपको फिलअप कर देना है। अगर बीटेक वाले स्टूडेंट है तो उनको सेमेस्टर वाइज अलग अलग फिल करना होगा। पहले सेमेस्टर के सारे पेपर आपके 5 या 6 हैं वो आपको ऐड कर देने हैं, लेब को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेब को ऐड करने की जरूरत नहीं है, और आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो हिंदी इंग्लिश होते हैं ना, हिंदी इंग्लिश एनवायरमेंट साइंस, उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें वही आपको फिल करने जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो। ये डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है, एक तो मिसिंग डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है, एक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग है कि आप जो कोर्स चूज करेंगे उनमें आप एलिजिबल हैं, तो वो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पे फिल करना है जो आपके ग्रेजुएशन में आपने पेपर पढ़े हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर हमारे तो एक पेपर में कंप्लीट नहीं हो रहा है,
तो आप 2 डिक्लेरेशन फॉर्म यूज कर सकते हो, या इस पीडीएफ को आप मॉडिफाई कर सकते हो और कॉलम आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, 2 पेज या 3 पेज भी आप यूज कर सकते हैं। बीटेक वाले बच्चे हैं या जो बी फार्मा या एमबीबीएस वाले बच्चे हैं, उनकी पेपर कोड ज्यादा होते हैं, तो उनको क्या करना है, एक से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका डेमो वीडियो देख लेना, यहाँ पर ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आपको एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे ऐड करना, तो एकेडमिक रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एकेडमिक रिकॉर्ड पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब आपको सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज आपको एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करना है स्टूडेंट है। हाँ जी बिल्कुल, ध्यान से देखिए। अगर आपका ईयरली है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ईयर फर्स्ट चूज कर लिया। अगर सेमेस्टर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेमेस्टर 1 चूज कर लो। अगर सेमेस्टर आपका सेकंड है तो सेकंड चूज कर लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या होगा, पहला और दूसरा सेमेस्टर। अगर आपके सेमेस्टर नहीं है तो आप क्या कर दो, नोट अप्लीकेबल कर दो। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे आराम से आपको अच्छे से समझा रखा है। सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे मैथमेटिक्स सेकंड है, फिजिक्स सेकंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आपका कई स्टूडेंट का वो पेपर का नाम होता है डायरेक्ट, जो मैंने आपको बताया था, आपका मैकेनिक्स है या थर्मोडायनामिक्स है, तो पेपर का नाम होता है तो वो लिख दो। अगर आपके मार्कशीट पे, जैसे राजस्थान यूपी में जो एक्चुअली में मार्कशीट होती है यूनिवर्सिटीज की, उनमें डायरेक्ट नाम ही होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप क्या लिख सकते हो, अपना डायरेक्ट पेपर का सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैथमेटिक्स, क्या लिखा आपने, मैथमेटिक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। मैथमेटिक्स लिख दिया। अब आपके देखो ऊपर देर का फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में आपके टोटल कितने मार्क्स हैं वो आपको नीचे यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मान लो आपके 250 टोटल मार्क्स हैं और आपने कितने ऑब्टेन किए, मान लो आप काफी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो मुझे लग रहा है आपके काफी अच्छे मार्क्स आए होंगे। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल पासिंग डिग्री चाहिए। आईआईटीजे में परसेंटेज का कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे 225 कर देता हूँ। ठीक है, मान लो ये आपने ऑब्टेन किए, तो इस रिकॉर्ड को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब वो स्टूडेंट जिनके कोई बेक है, ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट के बेक है उनको क्या फिल करना है, उनको ऑब्टेन और ये जो मैक्सिमम है वहां पर 0 0 फिल करना है। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें क्या 6 सेमेस्टर का भी फिल करना है, हमारा 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। जी हाँ, आपका 6 सेमेस्टर का भी आपको फिल करना है, पेपर का नाम लिख देना है, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स में क्या कर देना है, आपको फिल 0 0 आपको फिल कर देना है। ठीक है, आपको 0 0 फिल कर देना है। अगर आपके पास मार्क शीट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो आपको दोनों में 0 0 फिल कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके सीजीपीए है तो सीजीपीए में फिल कर दो। सीजीपीए का टोटल कितना रहेगा, 10 रहेगा, आपके 7.5 आ रहे, कितना आ रहा है वो आपको फिल कर देना है। कई स्टूडेंट को ग्रेड मिलते हैं A1 A+ AB, तो ग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, आपको सीजीपीए में आपको कन्वर्ट कर देना है या सीपीआई में आपको कन्वर्ट कर देना है, तो ये आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जो भी आपकी मार्क शीट में मार्क्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देख देख के आपको ऐड कर देना है। अब आपको पता है ये तो केवल मैथ का ही ऐड हुआ, आपने तो कई सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, जो मेन सब्जेक्ट हैं वो आपको फिलअप करने हैं। एनवायरमेंट, हिंदी, इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर से आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, फर्स्ट ईयर ही रखना है। अगर सेमेस्टर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। अब मैथमेटिक्स की जगह आप चूज कर लीजिए, केमिस्ट्री को चूज कर लीजिए। किसको चूज कर लीजिए, केमिस्ट्री को चूज कर लीजिए। केमिस्ट्री चूज कर लिया, मान लो टोटल मार्क्स तो लगभग सेम ही रहता है। अगर आपका ऑनर्स है तो आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है उसका टोटल मार्क्स तो ज्यादा रहेगा, और जो आपके इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है या इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो लगभग कम होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो डिजाइनिंग है कोर्स का वो अलग अलग होता है। तो मैं मान लो यहाँ पर 250 रखता हूँ और यहाँ पर मैं 29 कर देता हूँ। ठीक है, 2229 ये आपने अपडेट किया, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद फिर से आता हूँ, मैं अगले सब्जेक्ट को ऐड करता हूँ। मैंने मान लो 3 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, फिजिक्स आपको लिख देना है। यहाँ पर मान लो फिजिक्स वीक था मेरा थोड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा कम मार्क्स डाल देता हूँ। ठीक है, आपकी जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक है, ये ऐड कर दिया। ये तो आपने किसका ऐड किया है, आपने फर्स्ट ईयर का ऐड किया है। किसका ऐड किया है, आपने फर्स्ट ईयर का ऐड किया है। अब आपको सेकंड ईयर का भी ऐड करना है। सेकंड ईयर का भी ऐड करना, तो यहाँ पर ईयर क्या कर लो, आप सेकंड चूज कर लो। सेमेस्टर नहीं है तो सेमेस्टर को नॉट अप्लीकेबल कर दो। अगर आपके सेकंड ईयर से सेमेस्टर स्टार्ट हो गए हैं तो आप चूज कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले फिजिक्स ही रख लेता हूँ, टोटल मार्क्स मैं वही रख लेता हूँ, मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मान लो आपका जो मैक्सिमम अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग आपके ओपन और आपका मैक्सिमम मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद मैं वापस आता हूँ, वापस रिकॉर्ड ऐड करता हूँ सेकंड ईयर का। ईयर सेकंड रहेगा, पेपर में दूसरा चूज करता हूँ, कौन सा, केमिस्ट्री वाला।
ठीक है, इसमें सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले केमिस्ट्री को रखना है या पहले फिजिक्स को रखना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, मान लो इतने मेरे ऑप्टेन मार्क्स हैं, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस क्या करूंगा, वापस मैं ऐड करूंगा, मैथ को ऐड कर देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं, इसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मान लो ये ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। ये आपने देखा सेकंड ईयर का भी कंप्लीट हो गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी स्टूडेंट के केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होते हैं। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके क्या रहेगा, केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी रहेगा, या जो बीटेक के स्टूडेंट है उनको अपना अलग अलग पेपर ऐड करना है, जैसे आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, इंजीनियरिंग 1, इंजीनियरिंग 2 आपका, फिर वो बीटेक किस डिपार्टमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर के नाम ऐड कर देने हैं। तो आपको सेमेस्टर 1 के ऐड करने हैं 5-6 जो भी होते हैं, उसके बाद आपको सेकंड के करने हैं, उसके बाद थर्ड के करने हैं, और लास्ट तक आपको ऐड कर देना है 8 सेमेस्टर तक। लेब वाले हैं उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मेन सब्जेक्ट आपको ऐड करने हैं। अब मैं थर्ड ईयर का ऐड कर देता हूँ, किसका ऐड कर देता हूँ, थर्ड ईयर का मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो थर्ड ईयर का आप देख पाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड ईयर का मैंने ऐड कर दिया, और मैं पहले मैथ का ही चूज कर लेता हूँ, और मार्क्स जो भी है आपके उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ठीक है। ये ऐड कर दिया, ये किसका ऐड हो गया, थर्ड ईयर में ऐड हो गया। थर्ड ईयर में मान लो आपके एक ही सब्जेक्ट था, जो ऑनर्स के स्टूडेंट है जिनका बीएससी ऑनर्स है, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी में, तो उनके फाइनल ईयर में क्या होते हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट होता है। तो उस एक ही सब्जेक्ट का डिटेल आपको ऐड कर देना। अगर आपका एक कंबाइंड चाहो तो आप एक साथ लिख सकते हो, नहीं तो आप पेपर वाइज लिख सकते हो, ठीक है। आपके 3 पेपर थे तो तीनों का नाम लिख के आप ऐड कर सकते हो, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, नहीं तो आप एक साथ लिख सकते हो इनको। इससे वैसे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होता है, आपके एडमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर आपके 2 या 3 सब्जेक्ट है, जैसे यूपी में जो यूनिवर्सिटी होती है उनके फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको 2 फिल कर देने हैं। हालांकि आपके पंजाब हरियाणा राजस्थान है तो उनमें क्या होते हैं, फाइनल ईयर में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। जो सिंपल प्लेन बीएससी होती है, नॉर्मल बीएससी, उनके फाइनल में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको तीनों सब्जेक्ट आपको क्या कर देना है, ऐड कर देने हैं। मान लो यहाँ पर आपके फिजिक्स भी था, तो ये आपको यहाँ पर मॉडिफाई कर देना आपका जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपके 3 है तो 3 ऐड कर दो, अगर आपके 1 है तो आप 1 ऐड कर दो। ये तो किसके अकॉर्डिंग हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो यहाँ से, अगर आप इनको रिमूव करना चाहो तो आप इनको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब मैं सेमेस्टर वाइज आपको ऐड करवा के आपको चेक करवा देता हूँ कि सेमेस्टर वाइज आपको कैसे ऐड करना है, ठीक है। मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इस रिकॉर्ड को। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, ऐड रिकॉर्ड पे आ जाना है। आपको पहले फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर है उनको ऐड करना है। फर्स्ट ईयर का जो है आपका, तो पहला सेमेस्टर आ जाएगा, ये फर्स्ट आ गया। अब आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स चूज कर लो, आपका ओप्टेन है और मैक्सिमम मार्क्स है, वो जो भी है आपका फॉर द एग्जाम्पल, वो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। ऐसे या स्टूडेंट आपको क्या कर देना है, आपका अगला पेपर कौन सा था, आपका मान लो जियोलॉजी था, जियोलॉजी था आपके, मान लो अलग अलग मार्क्स रहेंगे ओप्टेन में, या सेम भी रहेंगे, जो भी है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिलअप कर देना, इसका कोई वैसे दिक्कत नहीं है। एक बार अच्छे से चेक कर लेना फिर फिलअप करने के बाद। ये मान लो मैं जियोलॉजी का फिलअप कर दिया, ठीक है, ये मैंने जियोलॉजी का फिलअप कर दिया, तो यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। ऐसे आपके जो भी 3 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, या सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। मैं इसको यही खत्म करता हूँ। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का आपको चूज करना है। सेकंड सेमेस्टर में मान लो मेरे सेम ही मार्क्स हैं तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में आपके जो भी मार्क्स हैं वो आपको ऐड कर देना है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको फिर सेकंड ईयर में आना है, सेकंड ईयर में आपको आना है। उसके बाद आपके सामने सेमेस्टर चूज करना है। तो सेकंड ईयर में जो फर्स्ट और सेकंड है उसका मतलब क्या है, आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है। सेकंड ईयर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसका मतलब होगा थर्ड सेमेस्टर, और फोर्थ फोर्थ का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सेकंड सेमेस्टर, वो आपको चूज कर लेना। तो थर्ड सेमेस्टर के लिए आप यहाँ पर 1 चूज कर लेंगे। आपका मान लो जियोलॉजी सब्जेक्ट था तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पर चूज कर लेना है। अब मैं तो केवल एक एक सब्जेक्ट ही चूज कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी पेपर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज कर लेना है एकेडमिक रिकॉर्ड में। अगर बीटेक वाले स्टूडेंट तो सब पेपर आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं, सारे पेपर आपको यहाँ पर क्या करने स्टूडेंट्स, चूज करने हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जैसे ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है,
सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अगले स्टेप पे जाना है। कौन से पे, चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे, जिसमें आप देख पाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो करेगा, आपके मार्क्स कितने वो भी शो करेगा ऊपर, और आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है वो भी आपको शो करेगी। स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक क्या है वो भी आपको यहाँ पर शो करनी है। अब आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप करते समय स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अच्छे से चेक करने के बाद आपको चूज करना है। ठीक है, आप जिन कॉलेज को चूज करें वो ध्यान रखना उनमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप ऐसा प्रोग्राम चूज कर लेंगे जिसमें आप एलिजिबल नहीं थे और वो आपको मिल जाएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है, हालांकि फिजिक्स वाले स्टूडेंट को कैसे फिलअप करना है इसका वीडियो मैंने बना दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ वाले और केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जूलॉजी वाले स्टूडेंट को भी जल्दी वीडियो मिल जाएगा, आज या कल तक। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बीच में फॉर्म को रोक के आप 2 दिन बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऑर्डर आपको मैंने बता दिया, टॉप टू आपको लोअर फिल करना है या आपकी जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। मान लो आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी कानपुर है तो कानपुर को पहले रखिए, सेकंड प्रायोरिटी आपकी रुड़की है तो रुड़की को आप सेकंड पे रखिए, अगर आपकी पहली प्रायोरिटी बॉम्बे है तो पहले बॉम्बे रखिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पर बॉम्बे को चूज कर लेता हूँ। किसको चूज कर लेता हूँ मैं, बॉम्बे को चूज कर लेता हूँ। अब मैं किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकता हूँ वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये आपको पोर्टल चेक करके नहीं देगा, ये आपको खुद मैन्युअली आपको चेक करना होगा। तो मैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स को मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होते हैं ना, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चूज कर लेना, नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं या लास्ट में रख सकते हैं। जैसे आपका एनवायरमेंट साइंस हो गया, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम हो गए ये वाले, जैसे आपका आईआईटी इंदौर में एस्ट्रोनॉमी हो गया या जियो फिजिक्स हो गया। ठीक है, जो आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ऐड प्रेफरेंस आपको कर लेना है। अब ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आ रहा है, ये 2023 का है, इस बार का नहीं है। ये आपको एक आइडिया दे रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका रैंक अगर कम है तो आप टॉप आईआईटी को नहीं चूज कर सकते, आपको सारे आईआईटी चूज करने हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, ताकि इस बार जितना पॉसिबल होगा इस बार वो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये प्रेफरेंस ऑर्डर मेरा हो गया, पहला हो गया, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, होगा तो यहाँ पर शो कर देगा आपको। ये बॉम्बे हो गया 1 नंबर पे। 2 नंबर पे मैं चूज करूंगा, मैं चूज करता हूँ दिल्ली को। किसको चूज करता हूँ, दिल्ली को। तो दिल्ली में तो अपना एक ही प्रोग्राम है, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए मैथ के प्रोग्राम शो करेगा, फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री के। हालांकि कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं, जैसे आपका आईआईटी दिल्ली में जो बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम हो तो उसमें केमिस्ट्री वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। आईआईटी भुवनेश्वर का ऑटोमोस्फेयर प्रोग्राम है तो उसमें सारे पेपर वाले एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। तो अलग अलग पे डिपेंड करेगा। इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आ गया, तो ये लास्ट ईयर का है, इस बार का नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अभी इस बार का तो आएगा जब फर्स्ट राउंड आएगा। ये मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ गया कि बीएससी या बीएस डिग्री में मैथमेटिक्स कम से कम 2 ईयर या 4 सेमेस्टर होना चाहिए। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट के होता है ये, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से मैन्युअली आप चेक करके फिर ये आपको फिलअप करना है। ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली ना मिले तो मैं फिर रुड़की चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा, रुड़की चला जाऊंगा। मैं जो बता रहा हूँ वही सेम टू सेम आपको फिलअप नहीं करके आना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा चॉइस फिलिंग ऑर्डर के लिए। मैथमेटिक्स मैंने फिर से चूज कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं चूज करता हूँ गुवाहाटी को। गुवाहाटी में आपको पता है मैथ के 2 प्रोग्राम है, तो पहले किसको प्रायोरिटी देना चाहोगे, कंप्यूटिंग को देना चाहोगे तो पहले कंप्यूटिंग को दे दो। ठीक है, अगर आप गुवाहाटी का प्योर मैथमेटिक्स के लिए कम इंटरेस्टेड है तो आप इसको कुछ स्टेप के बाद 7-8 नंबर पे भी दे सकते हैं, या जस्ट इसके बाद भी दे सकते हैं, जस्ट इसके बाद भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि जस्ट इसके बाद प्योर मैथमेटिक्स रख दूं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें गलती मत कर देना चॉइस फिलिंग ऑर्डर में। चॉइस फिलिंग ऑर्डर में गलती कर दोगे तो आपके सीट अलॉटमेंट में काफी दिक्कत हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, इसका एल्गोरिथम क्या है, सीट अलॉटमेंट में कैसे कैसे रूल और रेगुलेशन होते हैं, इसका कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने सारे अगर आप वीडियो देख लोगे ना स्टूडेंट, तो आप खुद एक जूनियर काउंसलर बन जाओगे स्टूडेंट, खुद आप गाइड करना लग जाओगे अपने जूनियर्स को। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं रख लेता हूँ
कानपुर में रख लेता हूँ, कानपुर या खड़गपुर या मद्रास में से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो भी आपका प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका रैंक कम है तो भी आप चूज करना है, अच्छे कॉलेज आपको चूज करने हैं, उसके बाद मिडल, उसके बाद न्यूअर आईआईटी आपको चूज करनी है। ये वाला हो गया। इसके बाद मैं चूज कर लेता हूँ केजीएच को चूज कर लेता हूँ मैं, खड़गपुर को। तो इसमें अपने पास जॉइंट पीएचडी है। जॉइंट पीएचडी में आप जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी करो, आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट करके आप एमएससी का डिग्री ले सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। ये देखो अपना सीक्वेंस आ गया। अगर आप चाहो तो इसको रीअरेंज कर सकते हो। देखो ये ऊपर का जो ऑप्शन है, इससे क्या जाएगी, ये चॉइस ऊपर जाएगी। मैं दिल्ली को 1 नंबर पे लेता हूँ, तो दिल्ली अपना 1 नंबर पे आ गया। नहीं, मेरे को लगता है दिल्ली तो 1 नंबर पे सही नहीं है, तो आप इसको वापस अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको लास्ट डेट तक रीअरेंज कर सकते हैं। लास्ट डेट के बाद आपका ये जो चॉइस स्प्रिंग ऑर्डर है वो लॉक हो जाएगा। हालांकि ये डेट आगे पीछे हो सकती है, ये अभी ये टेंटेटिव डेट है, तो अभी इसको फाइनल सबमिट करने के बाद भी आप रीअरेंज कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट आपको कंप्लीट लास्ट तक आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो आपको फिलअप कर देना है। मैं एक रेंडमली यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। मैं रोपाड़ चूज कर लिया। हालांकि इससे पहले आपको और भी अच्छे अच्छे आईआईटी आपको चूज कर लेने हैं। हैदराबाद है, गांधीनगर है, इंदौर है, ठीक है, ये चूज कर लेने हैं आपको। जो भी आपका सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेने हैं। देखो ये स्टूडेंट नीचे ऐड होते जा रहे हैं। ये ऐड प्रेफरेंस आप जरूर कर देना, नहीं तो ऐड नहीं होगा, नहीं तो क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं ना, आपको सारे जितने में आप एलिजिबल है वो सारे कॉलेज आपको ऐड कर देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैक्सिमम कितनी ऐड कर सकते हैं, सारे ऐड कर सकते हैं, आप सारी चॉइस ऐड कर सकते हैं, जितने भी 25 जितने भी हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप उनमें एलिजिबल होने चाहिए। वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको खुद को चेक करना होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको ऐड करने के बाद आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद मैंने बोला था कि लास्ट स्टेप है आपका डिक्लेरेशन आएगा। क्या आएगा, डिक्लेरेशन आएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख पा रहे होंगे ये टर्म्स और कंडीशन दे रखी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको लेकर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी आपको क्या कर देनी है, कंटिन्यू आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। इनको क्या कर लेनी है, आपको इनको कंटिन्यू एक्सेप्ट कर लेनी है। अगर आप किसी प्रकार का कोई स्टेप आपने पीछे मिस कर दी है तो आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा। इनको क्या कर देना, आपको एक्सेप्ट कर दो, आप इनको सबको एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। सबकी सब आपको एक्सेप्ट कर देनी है। पीछे अगर कोई मॉडिफिकेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो। आपको क्या कर देना है, सेव प्रेफरेंस आपको कर देना है। ये प्रेफरेंस ऑर्डर फिलअप करने के बाद आपको सेव प्रेफरेंस कर देना है। उसके बाद सेव एंड व्यू करना है कि आपने जो डिटेल आपने फिलअप की है वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आ जाओ फाइनल सबमिट एंड प्रोसेड पेमेंट। फाइनल अभी आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट होने के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे पर्सनल डिटेल में। चॉइस फिलिंग में तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। इन तमाम जो ऑप्शन है उनसे आप कर सकते हैं। पेमेंट का मैं आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं शो नहीं कर पाऊंगा पेमेंट का जो डिटेल है, क्योंकि ये यूट्यूब की जो टर्म्स और कंडीशन है उसके अगेंस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर देना, ठीक है। अगर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बोल देना। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका फाइनल सबमिट हो गया। जैसे फाइनल सबमिट होगा तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। आपके पोर्टल पे वो सारा डिटेल है अवेलेबल रहेगा। जैसे स्टूडेंट आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तो कुछ दिन बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना स्टार्ट होंगे। कुछ दिन बाद क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना स्टार्ट होंगे। अगर आपकी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा आपके डिक्लेरेशन फॉर्म में या डॉक्यूमेंट में, तो आपको डिफेक्ट आएगा। उस डिफेक्ट को क्या करना होगा, ठीक करना होगा। उस डिफेक्ट को क्या करना होगा, ठीक करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा यार। प्लीज, काफी टाइम लगा है, काफी मेहनत लगा है स्टूडेंट्स। इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हो सके तो एक लाइक तो बनता है यार आपके लिए। और आई होप कि ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहें, हमारे निर्देशन में अगर आप पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्फिक्र रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1 to 1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आप
आपके हर स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।